प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं ये सिर्फ विश्लेषण कुंडली का होता है। यहाँ पे मेरा जो दूसरा चैनल है नकुल पाराशर, या आप ज्योतिषीय लक्ष्य सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस कार्यक्रम में सिर्फ मैं किसी एक व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, जिसके लिए अलग से अपॉइंटमेंट लेना होता है। मेरे जो नियमित दर्शक हैं, आप अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो पर वस्तुतः मेरा जो दूसरा चैनल है, जो प्रमुख चैनल है मेरा, वो है नकुल पाराशर के नाम से। एक मेरा चैनल है जिस पे मैं सिर्फ राशिफल बनाता हूँ, वो है राशिफल विथ नकुल पाराशर। तो ये तीन चैनल हैं। एक नकुल पाराशर हो गया, दूसरा ये पाराशर पॉडकास्ट जिसमें कुंडलियों का अध्ययन होता है, और एक सिर्फ ऐसे दर्शकों को ध्यान में रख करके मैंने चैनल बनाया है जो सिर्फ राशिफल देखने के लिए उत्सुक होते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अगर आप भी अपनी कुंडली का ऐसे ही विस्तार से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तीनों ही नंबर हमारे अपने ही हैं। आइए विषय पे लेके आता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मुझे पहली बार संभवतया देख रहे हो, ऐसा इसलिए। अन्यथा मैं बाकी के अन्य चैनल पे, मेरे जो दो चैनल हैं उस पर मैं ये बातें नहीं बताता। ये कुंडली मेरे पास जो आई है, ये आई है मेरे पास मुजफ्फरपुर बिहार से। उत्तरायण चंद्रमा होने से सूर्य बलवान हो जाते हैं, और उत्तरायण के सूर्य होने से चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु जितने भी शुभ ग्रह होते हैं वो सारे बलवान हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा कठोर होता है, जिद्दी होता है, कई बार भाग्य से कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, पर भाग्य के संबंध में थोड़े से कठोरता का अनुभव व्यक्ति को जीवन में होता है। मंगलवार को जन्मे हैं और ये कुंडली कुंभ लग्न की बनी है। मंगल इस कुंडली के लिए दशम स्थान के साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी होकर के स्वग्रही सूर्य जैसे परम मित्र के साथ एनर्जेटिक प्लैनेट, तीनों ही ग्रह एक साथ ऊर्जा जातक में भरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी कुंभ लग्न की कुंडली के लिए मंगल होंगे, और जब स्वग्रही होंगे तो एक तरफ वो पिता के साथ सामाजिकता, पिता के साथ संबंध, पिता के प्रभावों की वृद्धि करने वाले होंगे, वहीं दूसरी तरफ उसको, उस जातक को, उसके छोटे भाई बहनों का सुख, और व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने वाला, तकनीकी समझ रखने वाला और चिंतन करने वाला, एनर्जी रखने वाला, बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति का होता है। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल और राजसिक पदों पे विभूषित होने वाला भी होता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की युति, जो सूर्य इस कुंडली के लिए दशम भाव से दसवां भाव यानी कि सातवां, तो सप्तम और दशम दो केंद्रों के स्वामी का एक साथ पापक ग्रह होकर के तीसरे भाव में बैठना बड़ा अच्छा परिणाम करेगा। इसका फायदा होगा कि व्यक्ति का दाम्पत्य भी ठीक होगा, उसके संबंध समाज के लोगों से ठीक होंगे, और वो निश्चित रूप से धन कमाने के लिए प्रयासरत रहने वाला सदैव होता है। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह नहीं होते हैं, इस वजह से व्यक्ति को धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ धन भाव में उच्च के शुक्र के साथ नीच के बुध के कारण यहाँ शुक्र के प्रभावों में भी थोड़ी सी कमजोरी होगी, और बुध के प्रभावों, मतलब ये दोनों ग्रह थोड़े संतुलित होकर के परिणाम करेंगे। कई बार इसे उच्च भंग भी कहेंगे, नीच भंग तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे बुध का प्रभाव चूंकि धन भाव में है, इस कारण से, और शुक्र अपने नैसर्गिक रूप से वहीं उनकी वृष राशि बनती है, वहीं उच्च के होकर के बैठे हैं, इस वजह से यहाँ व्यक्ति सुंदर होगा, मतिमान होगा, बड़ों का आदर करने वाला, विनय संपन्न, धन को सही जगह पे व्यय करने वाला होता है। पर 12वें भाव के गुरु नीच के हैं, और 12वें भाव के स्वामी शनि देव जा करके जन्म कुंडली में बैठे हैं दशम स्थान से, और अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति अपने धन को बचाने में उसको दिक्कत होती है। यहाँ व्यक्ति धन बचाने में बड़ी मशक्कत करता है, कई बार उसको धन इकट्ठा करने में दिक्कत होगी। मतलब तीनों ही बातें एक ही हैं। 12वें भाव में गुरु के कारण और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे शत्रु की दृष्टि गुरु की पड़ने के कारण उस भाव के ठीक पीछे, मतलब चतुर्थ स्थान के ठीक पीछे सूर्य, मंगल और राहु, और चतुर्थ स्थान के अधिपति शुक्र का उच्च का होना, ये कुछ काफ़ी हद तक माता से सुख तो देता है, पर कभी कभी माता के प्रभावों में
कमजोरी देता है, स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं देता है, माता की आयु तो लंबी करता है पर उसमें स्वास्थ्य से संबंधित बेचैनी देता है। गुरु की उस भाव पे दृष्टि, शनि की उस भाव पे दृष्टि, मंगल का प्रभाव उस भाव के ठीक पीछे मंगल बैठे हैं और स्वग्रही होकर के बैठे हैं। चतुर्थ स्थान के अधिपति शुक्र उच्च के हो रहे हैं, गुरु से चतुर्थ भाव आच्छादित है। शनि लग्नेश होकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति अपने धन, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मानसिक शांति के लिए जीवन में प्रयासरत रहने वाला, सदैव बड़ों का आदर करने वाला, माता और पिता के खर्च का निर्वहन करने वाला भी होता है। आगे बढ़ के बात करूंगा। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा पापक होंगे। इसके कारण व्यक्ति के पास जो भी धन आएगा वो एक जैसा नहीं आएगा। वो कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी बहुत ज़्यादा आ गया, कभी बिल्कुल ही सूखा सूखा है। तो इस तरीके के प्रभाव जो जन्म कुंडली में या व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे वो सिर्फ इसलिए मिलेंगे क्योंकि इनकी कुंडली में चंद्रमा पापक हो रहे हैं, गुरु 12वें भाव में नीच के हो रहे हैं, नीच भंग राजयोग शनि के द्वारा गुरु का बन रहा है। गुरु 12वें भाव में नीच के हैं, दशम स्थान में शनि बैठे हैं। जिस भाव में बैठे हैं इस भाव का स्वामी स्वग्रही होकर के अपनी 8वीं दृष्टि से दशम स्थान को देख रहा है। इस वजह से व्यक्ति राजनीति करने वाला, सैनिक सेवा में भाग लेने वाला, सैनिक और सैन्य परीक्षण आदि से युक्त रहने वाला, शारीरिक मजबूती रखने वाला, पिता और माता के सुखों की वृद्धि करने वाला और अपने बल पे, अपने पराक्रम के बल पे, अपने द्वारा किए गए पराक्रम के द्वारा वो धन इकट्ठा करने वाला होता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आगे बढ़ के बात करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये गुरु का नक्षत्र है और गुरु के नक्षत्र में जन्मा है जातक और पूर्वा भाद्रपद के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में नीच के होकर के अपना नीच भंग करा रहे हैं शनि के साथ। इस वजह से ग्रह पहले तो नीच का हुआ है, मतलब जिस जन्म में जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है उस नक्षत्र का स्वामी इस कुंडली के लिए एकादशवें के साथ साथ धन भाव का स्वामी होकर के नीच का हुआ है। इस वजह से व्यक्ति विदेशों से धन कमाए, विदेशी कंपनी से धन कमाए और स्वास्थ्य में व्यक्ति को आए दिन कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। ज़्यादातर उसका मन अशांत रहता है, उसके माता का स्वास्थ्य प्रभाव करता है, घर में कलह का वातावरण भी विकसित होते देखा जाता है। व्यक्ति चाहे अपने साथ कितना भी न्याय करता है उसको ये बात बड़ी आसानी से दिमाग में नहीं बैठ पाती है कि नहीं मेरे साथ अच्छा हो रहा है। उसको लगेगा कि नहीं मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मैंने अभी घर नहीं खरीदा, मेरे पास आमदनी नहीं है, मैंने ये नहीं किया। मतलब किसी न किसी बात की चिंता। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे शनि की दृष्टि और चतुर्थ भाव के स्वामी के नीच के बुध के साथ 12वें भाव में गुरु के बैठने के कारण ये परेशानी व्यक्ति को रहेगी कि उसका मन प्रायः अशांत रहेगा। जिसकी शुरुआत क्यों होगी, क्यों व्यक्ति अशांत मन को लेकर के बैठा हुआ है? क्योंकि चंद्रमा पापक हो रहे हैं और जन्म कुंडली में वो बैठे हैं कहाँ? कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि में बैठे हैं और कुंभ राशि के ऊपर ही अभी शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शनि जो है वो शत्रु की राशि में बैठे हैं, किसी शुभ ग्रह से वो प्रभावित नहीं है। इस वजह से व्यक्ति को 7.5 भी परेशान कर रही है। तो एक तरफ आपको ये जो दशा चल रही है ये तो आगे चर्चा करेंगे, पर अभी आप 7.5 में हैं। गुरु 12वें नीच के, बुध नीच के, सूर्य जो है वो राहु के संपर्क में आ गए, शनि शत्रु की राशि में बैठ गए। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें नेगेटिवली कुंडली को प्रभावित कर रही हैं। चंद्रमा पापक ग्रह हो गए, जो सबसे ज़्यादा बलवान ग्रह के रूप में होने चाहिए, जिस ग्रह को होना चाहिए था, वही ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहा है। इसके कारण इस कुंडली की नियमित दिनचर्या, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दूसरों की प्रगति को देख करके जलने का भाव, एक आत्मा जो है वो कई बार कमज़ोर हो रही है, मन परेशान हो रहा है, महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने के दबाव में व्यक्ति जिया जा रहा है, हमेशा अपने ऊपर किसी प्रेशर को महसूस करता है कि नहीं मुझे जिम्मेदारी निभानी है, मेरे ऊपर इतने लोगों का खर्चा है, इतना EMI भरना है, इतना ये नहीं लेना है, मैंने अभी जीवन में ये नहीं किया है। तो ये जो दबाव है वो व्यक्ति के ऊपर क्यों काम करता है? वो इसलिए काम करता है क्योंकि आपकी कुंडली का जो वर्तमान है, जिसे हम वर्तमान कहते हैं, जिसका विचार जन्म कुंडली के चंद्रमा से किया जाता है, वो ग्रह आपकी कुंडली में विभिन्न प्रकार के विपरीत परिस्थितियों में उलझे रहने के कारण
और उसके ठीक पीछे नीच के गुरु के बैठने के कारण, चंद्रमा के प्रभाव में शनि के होने के कारण, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों आपस में एक दूसरे से केंद्र में हो गए, तो इस वजह से व्यक्ति अपने प्रोफेशनल करियर को आगे तो बढ़ाना चाहता है, पर जन्म कुंडली के दशम स्थान में शनि देव वृश्चिक राशि में बैठे हैं। इस वजह से कई बार परेशानी करियर में आ रही है। हालांकि लग्नेश होकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में शनि का बैठना लक्ष्मी संपन्न योग बनाएगा, और इस अवस्था में कि जब जन्म कुंडली का लग्नेश आपकी कुंडली के दशम स्थान में बैठा है तो ये बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाला हो जाता है। अब आगे मैं आपको यहाँ से नवमांश कुंडली पे लेके आता हूँ। लग्न कुंडली में तो मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, जैसे दशम स्थान में शनि का बैठना बहुत उत्तम होगा। कमजोरी है 12वें भाव में नीच के गुरु का बैठना। एक अच्छी बात यह है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी अपने परम मित्र के साथ तीसरे स्थान में बैठे हैं, जहां व्यक्ति को करियर का सुख मिल जाता है। मंगल और शनि और गुरु, इन दोनों का जो संबंध बन रहा है ग्रहों का, सूर्य और गुरु का संबंध बन रहा है, यहाँ व्यक्ति हार्ड वर्किंग होता है, मेहनती होता है। इसके अतिरिक्त वो तकनीक को समझने वाला होता है, बाजार की समझ अच्छी होती है, मशालों का काम, टेक्नोलॉजी का काम, बाज़ार में मार्केटिंग का कैसे करना है, कानून से संबंधित चीज़ें, नेटवर्क से संबंधित चीज़ें, रेडियो से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, मशालों से, लाल चीज़ों का कारोबार, इतनी सारी चीज़ें व्यक्ति कर सकता है। इंटरनेट से जोड़ करके जो भी काम करना हो वो भी ये कुंडली आसानी से कर सकती है। इसके अतिरिक्त ये कुंडली धन से संबंधित कोई भी काम, जैसे बैंकिंग हो जाए, फिनांस हो जाए, शेयर बाज़ार हो जाए, सूद पे पैसे लेने देने, होटल का काम, खाने पीने, मिठाइयों का काम, कपड़ों का काम, बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, ये सारे काम, सब्जियां, फल, दूध और ग्रॉसरी, बर्तन, चीनी मिट्टी, कपड़े, इतने सारे जितना मैंने नाम बताया है, इसमें से ही आप किसी एक को चुन सकते हैं अपने भविष्य के लिए। अगर कोई कारोबार वगैरह करना हो तो आप साइड बिजनेस आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कुंडली में जो प्रभाव है नवमांश कुंडली का, उसमें लग्न कुंडली के जो लाभ भाव के स्वामी हैं वहीं लग्न नवमांश कुंडली के लग्नेश बन रहे हैं। केंद्र में नवमांश कुंडली के सप्तम भाव पे गुरु और चंद्रमा का प्रभाव दाम्पत्य के उज्जवल भविष्य को दिखा रहा है। उच्च के सूर्य का जो भाग्य भाव के स्वामी हैं नवमांश कुंडली के, वो उच्च के बैठे हैं, गुरु से प्रभावित तो नहीं है, पर लग्न पे लग्नेश गुरु की दृष्टि है। पंचम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना, नवमांश कुंडली में पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, लग्न में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। और इस कुंडली में शनि और केतु, ये जो प्रभाव आ रहा है नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में, अगले भाव में शनि शत्रु की राशि में और पिछले भाव में केतु बैठे हैं, तो ये कभी कभी जब कभी व्यक्ति को शनि, राहु, केतु और साथ ही साथ चंद्रमा की दशा चलेगी, तब विवाह में, दाम्पत्य में, पत्नी के स्वास्थ्य में, ससुराल वालों के साथ और इस तरीके की परेशानी देखने को मिलेगी। लेकिन वैसे वैवाहिक नेचर बहुत अच्छा है, पत्नी खर्चीली होंगी, क्योंकि नवमांश कुंडली के 12वें भाव में शुक्र के साथ राहु बैठे हैं। वहां व्यक्ति कई बार धन दूसरों को दे करके उलझता हुआ देखा जाता है। ऐसी अवस्था में आपको कभी भी किसी को देने से बचना चाहिए, खास करके जब पत्नी किसी को कह दें तब तो और भी नहीं। इसके अतिरिक्त पत्नी का जो नेचर बन रहा है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, या तो हम अभी उनको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए हैं। हमें इसको भी बहुत सावधानी से समझना होगा, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी बातें हैं जो वो अपने तक ही रखती हैं। हो सकता है कि उससे आपकी चिंता बढ़ जाए, ऐसा सोच करके कई बार वो आपसे अपने मन की बात नहीं कह पाती हैं। अष्टम स्थान में शत्रुग्रही शनि का बैठना, पत्नी के साथ तो संबंध सामान्यतया ठीक है, उससे बेहतर है, पर ससुराल वालों से सामान्य से भी कमजोर संबंध कई बार होते देखे जाते हैं। नवमांश कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जहां 11 नंबर लिखा है, और वहां के स्वामी के अष्टम भाव में बैठने से शत्रु के राशि में पत्नी के करियर में, उनके विचारों में, उनके जो है वो वर्तमान को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। हमें उसको ठीक करने की आवश्यकता होगी। अगर नवमांश कुंडली में केंद्र में गुरु, चंद्रमा, मंगल और त्रिकोण में सूर्य का प्रभाव मैं देख रहा हूं, जो कि बहुत अच्छी है। इसमें एक बात और भी होगी कि नवमांश कुंडली में ससुर का सुख बहुत अच्छा है, सास का सुख भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विवाह होने के बाद व्यक्ति अगर चाहे तो
अपने नाम पे या अपनी पत्नी के नाम पे संपत्ति आसानी से इकट्ठा कर सकता है। विवाह का नेचर अच्छा है, इसमें कोई परेशानी मुझे समझ में नहीं आ रही है। दशमांसा कुंडली में लग्न के अधिपति का उच्च का होना, आप अपना स्वयं का रोजगार निश्चित रूप से चालू करिए, और जब तक चालू नहीं करेंगे तब तक आप सफल भी कम होते नजर आएंगे। चंद्रमा व्यापारिक ग्रह होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश उच्च के, वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश दशम स्थान में, धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश लग्न को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का लग्नेश हर जगह, यानी कि उसकी प्रवृत्ति, उसका जो चिंतन है, उसका जो व्यवहार है और उसकी जो आयु है काम को आगे बढ़ाने की, चीज़ों को लेकर के जो दृष्टिकोण है, उसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो बिल्कुल ही उदार है और काफ़ी मजबूत है, जिसे प्रौढ़ कह सकते हैं, विकसित कह सकते हैं। व्यक्ति का निर्णय बिल्कुल सही है, वो अकर्मण्य नहीं है, वो झूठा नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहता है। पर 12वें भाव में नीच के गुरु उसके प्रभावों को कमज़ोर कर रहे हैं, और कई बार जब वो गुरु राहु और केतु के संपर्क में आ जाते हैं, चौथे 10 में बैठ जाते हैं, तो उनके सुखों में कमजोरी हो जाती है। चंद्रमा से चौथे घर की स्थिति के स्वामी उच्च के हैं, गुरु से दृष्ट है। इस वजह से माता का सुख और मन का सुख इस कुंडली में बढ़िया है। सूर्य से 9वें घर की स्थिति नीच की बन रही है। इस वजह से हमें पिता के साथ संबंधों को, बड़े भाई के साथ संबंधों को, बड़े पिता के साथ संबंधों को, कजन ब्रदर जो बड़े हैं, है ना, उन लोगों के साथ हमें संबंधों को बहुत मजबूती से परिभाषित करना होगा। मंगल के तीसरे घर की स्थिति जो बनी है, वहां के स्वामी भी नीचे हो रहे हैं। इस वजह से हमें छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी बहुत मजबूती से देखनी होगी, उस पर निरंतर चिंतन की आवश्यकता होगी। बुध के बाद गुरु से पंचम घर की जो स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पे कमजोर है। यहाँ के अधिपति उच्च के हैं, हालांकि गुरु की उस पर दृष्टि है। इस वजह से इस कुंडली में पत्नी, दाम्पत्य, परिवार, भाग्य और आपका जो चिंतन है, आपका जो भाग्य पक्ष है वो ठीक है, उसे मैं कमजोर नहीं कहूंगा। शुक्र जहां बैठे हैं वहां से ठीक 7वें घर के स्वामी नीच के हो रहे हैं, पर उसके संग बैठे हैं। इस वजह से पत्नी का सुख सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इस कुंडली में थोड़ी बहुत रहेगी, आप अपनी दिनचर्या खराब मत करिए। अब मैं आपकी कुंडली के लग्न, नवांश और दशमांशा पे और भी एक चीज बता दूं, तो लग्न कुंडली के, दशमांशा कुंडली के लग्नेश का उच्च का होना, 12वें भाव में 3 शुभ ग्रहों का बैठना, ये इनकी दशा में जातक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत अच्छी संपत्ति अर्जित करता है। बुध, शुक्र और गुरु की दशा में व्यक्ति का व्यय कम होता है। इतना ही नहीं, जब जब इस कुंडली में चंद्रमा की दशा और मंगल की दशा आएगी, तब तब व्यक्ति का व्यय कमजोर होगा, मतलब अच्छा होगा, उसके पैसे बचेंगे। कब कब? जब जब चंद्रमा, जब जब मंगल का अंतर आएगा, या जब जब इनकी दशा आएगी, तब तब व्यक्ति के जो पैसे लगने होंगे कहीं ज़्यादा, वो पैसे कम लगेंगे। मतलब ये एक अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत ग्रह दे रहा है। इतना ही नहीं, दशमांशा कुंडली के 12वें भाव में गुरु, शुक्र और बुध के बैठने से व्यक्ति का विदेशी द्वार खुला हुआ है। आप अपने जन्म स्थान से दूर कहीं भी जाकर के धन कमा सकते हैं। आपका व्यवहार अच्छा है। धन कमाने में थोड़ी बहुत मशक्कत 12वें भाव में नीच के गुरु के कारण हो रही है। धन जो बचा नहीं पा रहे हैं, भवन, भूमि, वाहन का सुख जो कमजोर मिल रहा है, वो इसी 12वें भाव के नीच के गुरु के कारण मिल रहा है। पर मिलेगा, क्योंकि वो नीच भंग राजयोग में है। ग्रह नीच भंग में है तो पहले वो धीरे धीरे थोड़े विलंब से परिणाम करता हुआ नजर आएगा। वैसे आपकी कुंडली में 2029 के जनवरी से भवन का सुख बहुत अच्छा देख रहा हूं। एक भवन का सुख 2026 के 5वें महीने से भी बढ़िया मिलता दिख रहा है। अभी इस कुंडली में कमजोर दशा चल रही है। अभी आपको 2026 के 5वें महीने तक अपने आप को संतुलन में रखने की आवश्यकता है। इस कुंडली में भवन, भूमि, वाहन का सुख बहुत बढ़िया है। इस कुंडली का मेंटल पीस बहुत अच्छा है। ये कुंडली अनुभवी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ के अब मैं आपको इनकी कुंडली में अष्टक वर्ग और बाकी के जो अन्य वर्ग हैं उस पर चर्चा कर दूं। इस कुंडली का मन ठीक है, पर सुख जो है वो आप यहां खड़े हैं तो आपका सुख यहां खड़ा है, वो थोड़ी दूर पे है और वो आपको देख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पराक्रम से आपके सुख का कोई मैच नहीं है। कई बार होता है कि हमारे मेहनत से हमारे सुख का कोई मेल नहीं होता। इस वजह से कई बार व्यक्ति हताश, निराश और उदास हो जाता है। पर इस कुंडली की शिकायत ये नहीं है। इस कुंडली की शिकायत है कि गुरु एकमात्र ग्रह, चंद्रमा एकमात्र ग्रह। मैंने इस पे बहुत पहले कार्यक्रम बनाया था कि 2 ग्रह इस कुंडली के या किसी भी जातक की कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह नवग्रहों में चंद्रमा है, दूसरे नंबर पे गुरु हैं। तो अगर
आप गौर से समझेंगे तो ये बात अक्षरशः लागू हो जाती है। ये सिद्धांत पूर्णतया इस कुंडली पे लागू हो जाता है कि इस व्यक्ति की कुंडली के देवगुरु बृहस्पति, दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह और पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा दोनों के कमजोर हो जाने के कारण और गुरु के कमजोर और चंद्रमा के कमजोर होने के कारण व्यक्ति का सुख थोड़ा भटका हुआ है। सप्तम भाव आपके डेली रूटीन का होता है। इस भाव के स्वामी तीसरे भाव में गए हैं और इस भाव पे शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। इस भाव के स्वामी मंगल के साथ युति करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव पापक क्षेत्र में आ रहा है, पापक ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है, पापक ग्रहों की दृष्टि झेल रहा है। चंद्रमा भी चूंकि पापक हो गए हैं, कृष्ण पक्ष के 10वीं द्वादशी के चंद्रमा, तो ये पापक हो गए। दूसरा शनि पापक और तीसरा राहु पापक। तो इस भाव पे 3 पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाने से पत्नी जैसे ही जीवन में आती हैं वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी शुरू होती है। और ये परेशानी और भी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब उनकी कुंडली का अध्ययन समुचित तरीके से ना हो या कुंडली मिला करके विवाह ना किया गया हो। इस कुंडली का व्यवहार पक्ष, बुद्धि ठीक है, पर हमें और भी ज़्यादा उसको धार देने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को और विवेकवान बनाना है और व्यापक तरीके से चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अपने रिसर्च पे काम करने की आवश्यकता है, ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। नौकरी और व्यापार, इस कुंडली में नौकरी भी ठीक है, व्यापार भी ठीक है, पर सामान्यतया आपको नौकरी के साथ व्यापार करना चाहिए, ये बात ज़्यादा लागू होगी। रिसर्च इस कुंडली का ठीक नहीं है, हमें उसको ठीक करना होगा। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में भाग्य को बल देने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, इसके साथ साथ घी का दान, ओम अजैक पदे नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जप, और भृंगराज पौधा होता है, आपको पता होगा। आप किसी भी जड़ी बूटी की दुकान से जाकर के भृंगराज की जड़ मांगेंगे, वो आपको दे देंगे। उसको इसी ओम अजैक पदे नमः इस मंत्र से जप करके उसको सिद्ध कर लेना और उसको गले में धारण कर लेना है रविवार को या मंगलवार को। इसके साथ साथ गाय की सेवा, गाय को हरा चारा और जल, मीठा जल दान करना है, शहद दान करना है। इसके साथ साथ शंख दान करिए, अगर हो सके तो 1-2 शंख खरीद करके किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। शंख में चावल भर करके रखिए और वो चावल किसी गाय को खिला दीजिए। इसके अतिरिक्त वो चावल से बनी हुई खीर भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत करिए, रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को अपने घर बुला करके उसकी विधिवत पूजा करके वस्त्र उसे अर्पित करिए और उनकी विधिवत पूजा करके उनको द्रव्य दक्षिणा दे करके उनको भोजन, पकवान, मिष्ठान्न खिला करके तब उनको बाहर भेजिए, तब उनको घर से विदा करिए। मतलब शहद दान करना है, मीठा जल उन्हें पिलाना है, पुष्प की माला पहनानी है, उनके चरण धोने हैं, वस्त्र देने हैं, मीठा भोजन कराना है। ये रविवार के रविवार अगर हो जाए तो ठीक है, इससे आपके प्रायश्चित कटते रहते हैं। साथ ही साथ भगवान के नामों का स्मरण जप करने से वो सिद्ध हो जाता है जो आप नहीं चाहते हैं, और जो नहीं चाहते हैं वो भी होता है, जो चाहते हैं वो भी हो जाता है। जो नहीं चाहते हैं वो नहीं होता है, जो चाहते हैं वो हो जाता है। तो नाम का स्मरण किया करिए, गुरु मंत्र का जप लीजिए, आप गुरु से दीक्षित होइए। एकादशी के दिन रोटी का सेवन करिए और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को दान करिए। किसी मंदिर का नियमित रूप से दर्शन करिए। इतनी सारी चीजें करने से तब आपके जीवन को पटरी पे मैं पक्के तौर पे लाते हुए देख रहा हूं। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बहुत अच्छा है, उत्तरा भाद्रपद बहुत अच्छा है, श्रवण बहुत अच्छा है, अश्विनी बहुत अच्छा है और मृगशिरा यह नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम है। दिन के हिसाब से शुक्रवार और शनिवार का दिन बहुत अच्छा होगा। धन कमाने के लिए आप उत्तर दिशा की तरफ जा सकते हैं। राशियां जिस शहर में आप जाकर के अपना नाम कमा सकते हैं वो मिथुन है, तुला है और धनु है। इन शहर में जाकर के या इस राशि के जो भी वर्ण अक्षर बनते हैं उस मोहल्ले में जाकर के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी इस कुंडली में 2026 के 5वें महीने के बाद ये कुंडली आगे बढ़ेगी। वैसे केतु की दशा अभी आएगी जहां आपको एक लाजवर्त धारण करना चाहिए। रत्न के आधार पे आप सफेद पुखराज या शुक्र का रत्न ओपल भी धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न ओपल ज्यादा फायदा करेगा। इतनी सारी चीजें हैं। चांदी दान कर सकते हैं, चांदी के बर्तन में घी रख करके उसमें अपना चेहरा देख करके तब उसको किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या किसी जो है वो नदी के किनारे नदी में डाल दीजिए, वो ऐसा कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। प्रत्येक दिन देखा जाए कार्यक्रम। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।